अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे हायर एजुकेशन पे। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लॉ यूनिवर्सिटी कराची से। और हमें ज्वाइन किया इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर वाइस चांसलर आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेंच मोहम्मद रसूल जान साहब। बेहद शुक्रिया आप साहिबान का और सलाम मोहब्बत, सलाम अकीदत पेश करते हैं। डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त हायर एजुकेशन पे हम यकीनन गुफ्तगू कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर जो हम रैंकिंग में भी हम जा रहे हैं और हम अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हम हायर एजुकेशन में अपनी तरबियत लेकर आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ हम डिग्रियां दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और आप ही के प्लेटफॉर्म से और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं प्रोफेसर डॉक्टर रसूल जान साहब को भी खैर मुक़द्दम कहता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और इस प्रोग्राम में शिरकत की। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का सवाल है कि देखिए ना, इंटरनेशनल रैंकिंग में अभी ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम आए हैं। वो अलग बात है कि लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज में नाम आए हैं तो कोई टॉप 100 में तो नहीं आ गए। तो मेरा उनसे सवाल यही होता है कि टॉप 100 में आने के लिए जो यूनिवर्सिटीज आई हैं तो उनकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, वो उनको बने हुए कितना अरसा हो गया। तो उसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनको 500 साल हो गए हैं, किसी को 400 साल हो गए हैं, किसी को इवन ऐसी यूनिवर्सिटी में जो 700-800 साल हो गए हैं। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी का मुकाबला पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं और वो पाकिस्तान बनने के बाद ही बनी है। और अगर पाकिस्तान बनने से पहले कोई तालीमी इदारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वो कॉलेज या स्कूल था। और पाकिस्तान बनने के भी बहुत बाद में, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की मिसाल देता हूँ मैं, डाउ यूनिवर्सिटी, डाउ मेडिकल कॉलेज कराची की मिसाल देता हूँ। ये कॉलेजेस थे पाकिस्तान बनने के बाद। और उसके बाद अभी पिछले 10 साल के दौरान इनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। सिंध मदरसतुल इस्लाम एक स्कूल हुआ करता था जहां से कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने तालीम हासिल की। उस यूनिवर्सिटी में मुझे काम करने का मौका मिला, बल्कि उसको स्कूल से कॉलेज बना दिया गया था। फिर उसके बाद उसको यूनिवर्सिटी का जब दर्जा दिया गया तो उसमें मेरी भी बहरहाल कुछ खिदमात उसमें मेरी शामिल थी और मैं उसका फाउंडिंग डीन रहा हूँ। तो देखिए, जहां तक अभी कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का मामला है, ये बहुत रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुई है। अभी पाकिस्तान में एक अच्छी बात जो है, मैं जिसको एक रोशन पहलू के तौर पर मैं यहाँ बयान कर सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में जो यूनिवर्सिटीज का कयाम अमल में आया है, ये बड़ा जबरदस्त है। क्योंकि अगर हम 10 साल से पहले देखें तो उसमें यूनिवर्सिटीज जो थी वो या तो 10 साल से पहले अगर आप नजर डालें तो वो तकरीबन कोई 100 से कम यूनिवर्सिटीज थी, लेकिन आज यूनिवर्सिटीज तादाद जो है वो 200 से ज्यादा है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का काम हुआ है और बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी हैं या कॉलेजेस हैं जिनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आपने मुफीद बात की। सर मोहम्मद रसूल जान साहब, यकीनन आपको खुशाइन बात है हमारे लिए कि आपने हमें ज्वाइन किया और उम्दा गुफ्तगू यकीनन सुनने को मौका भी मिलेगा। और यकीनन पहले तो हम चाहेंगे कुछ आप अपने बारे में बताइए कि इस वक्त आप वाइस चांसलर भी हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर रहे हैं, तो हम चाहें कुछ आप अपने बारे में हमें बताइए। मैंने अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ स्वात से किया। जानजेब कॉलेज स्वात, उस वक्त स्वात स्टेट था, उससे मैंने ग्रेजुएशन की। फिर पेशावर यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री में किया, वहाँ से फिर एमफिल की। वहाँ के बाद मैं आयरलैंड चला गया, यूनिवर्सिटी कॉलेज कार्क से मैंने पीएचडी कर ली। चूँकि मेरे साथ पाकिस्तान में जॉब नहीं था तो मैंने वो मुनासिब मौका समझा कि मैं अपनी रिसर्च वगैरह को आगे बढ़ा लूँ। तो 3 साल में फिर मैं पोस्ट डॉक्टरेट करता रहा और 1985 की आखिर में मैं पेशावर यूनिवर्सिटी को मैंने एज अ फैकल्टी मेंबर असिस्टेंट प्रोफेसर पेशावर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। असिस्टेंट प्रोफेसर से होते हुए एसोसिएट प्रोफेसर बना। 2008 में फिर मुझे मलाकंड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया। 2008 से 2012 तक मैं मलाकंड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। 2012 से 2017 तक मैं
पेशावर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा और इसी दौरान में पूरे पाकिस्तान के वाइस चांसलर कमेटी का चेयरमैन भी 4 साल रहा। उसी के बाद फरवरी में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पुंचवाला कोर्ट में एज अ वाइस चांसलर अपॉइंट हुआ। ये 5 साल का टेन्योर है, तो इंशाल्लाह आई विल बी कंप्लीटिंग माय टेन्योर जनवरी के आखिर में मैं इंशाल्लाह यह अपना टेन्योर कंप्लीट कर लूँगा। इसी सफ़र में अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पे, मैंने अच्छी खासी एमफिल पीएचडी स्टूडेंट सुपरवाइज की है और हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी खिदमात को रिकॉग्नाइज भी किया है और मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज़ भी दिया गया है। तो सर ये तो बड़ी उम्दा बात आपने की है कि आपको तो मतलब नवाजा गया है अच्छे ओहदों से और अच्छी अच्छी जगहों पे और अच्छे अच्छे अवार्ड से भी। तो सर ये बताइए कि फिर आप यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद हैं, इसमें इस वक्त क्या क्या आपके प्रोग्राम्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी में? हमारी यूनिवर्सिटी 2012 में इस्टेब्लिश हो गई थी। ये बेसिकली आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की एक फैकल्टी थी, एग्रीकल्चर फैकल्टी। तो एग्रीकल्चर हमारा स्ट्रांग सब्जेक्ट है यहाँ पे, जिसे हम कोर सब्जेक्ट या कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे साथ इंजीनियरिंग, DVM डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन एंड सर्जरी, फार्मेसी और बाकी तमाम ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैनेजमेंट स्टडीज़, वो तमाम हमारे साथ मौजूद है। तो आपकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि आप चेयरमैन भी रहे हैं पूरे पाकिस्तान के जो वाइस चांसलरों के वो उस ओहदे पर, तो सर उस कमेटी का क्या मकसद होता है जिसके आप वाइस चांसलरों के चेयरमैन रहे? असल में उस कमेटी का काम एक किस्म का थिंक टैंक होता है जो EGC को एडवाइस भी करता है, EGC के मसाइल को गवर्नमेंट के साथ भी एक राब्ते का काम करती हैं। फिर जो पॉलिसी EGC बनाती हैं, इसको अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेने के लिए यही वाइस चांसलर का जो फोरम है, तो वाइस चांसलर कमेटी उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करता है। दूसरा, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से यूनिवर्सिटीज़ को EGC को फंडिंग का मसला ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये एक ख़ास फार्मूले के तहत नहीं है कि इस साल इतना होगा, अगले साल इतना इंक्रीज़ होगा, अगले साल इतना इंक्रीज़ होगा। यूनिवर्सिटियाँ तो बेशक एक्सपेंड होती जा रही है, लेकिन फंड उसी लिहाज से एक्सपेंड नहीं हो रही है। तो जो केक का शेयर है, केक वही है, शेयर होल्डर ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर मसाइल यहाँ आ जाते हैं। तो वाइस चांसलर कमेटी का यही भी एक काम होता है कि गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करके, लॉबी करके फंडिंग की इंक्रीज के लिए काम कर ले। तो सर इंटरनेशनल लेवल पर आप क्या समझते हैं कि हायर एजुकेशन को हम जो यूनिवर्सिटी हमारी रैंकिंग में जा रही है इंटरनेशनल पर? यूनिवर्सिटी से या तालीमी इदारों से सोशो इकनॉमिक चेंज नज़र आना चाहिए, लेकिन सोशो इकनॉमिक चेंज अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को मोरल इल्ज़ाम नहीं ठहराता। ये बात बिल्कुल मेरे डॉक्टर साहब ने जो कही कि यहाँ तो ये फिनोमेना बिल्कुल नया है। यूनिवर्सिटीज़ बनी 2002 से के बाद, जब अताउर रहमान साहब ने EGC बनवाया और फंडिंग की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया गया। इससे पहले यूनिवर्सिटी सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यूशंस थे। 2002 के बाद ये यूनिवर्सिटीज टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बन गए। और सोशो इकोनॉमिक चेंज जो आती है वो टीचिंग से नहीं आती, वो रिसर्च इनोवेशन से आती है, और जो रिसर्च होती है उसकी कमर्शलाइजेशन से आ जाती हैं। तो अभी तक हम इनिशियल स्टेज में हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रैंकिंग इतनी अहम नहीं है जितनी सोशो इकोनॉमिक चेंज अहम है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ कि हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, एजुकेशन की क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन एजुकेशन सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। आपने गवर्नमेंट ने गुज़श्ता कई सालों से तमाम कॉलेजेस को इनमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ये 20 प्रोग्राम शुरू किया है, जिसने without thinking, without providing them the required जो laboratories, libraries, infrastructures और teaching qualified teaching faculty इनकी इंश्योर करने के बगैर डिग्रीज प्रोग्राम शुरू की है, तो ब्लेम तो यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा
kyonki eventually degree awarding institutions are the university in some places, but universities مین کیمپس اور دن یہ ہمارے جو الحاق شدہ ادارے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے ایکسپینشن کی, بہت زیادہ ایکسپینشن کی, اننیسیسری ایکسپینشن کی. ہمیں اسٹیپ وائز جانا چاہیے تھا, کنسلیڈیٹ کرنا چاہیے تھا, ہیومن ریسورس کو مینیج کرنا تھا. اسی لحاظ سے لیبارٹریز اور جو ریکویزٹ چیزیں ہیں ٹیچنگ کے لیے اور ریسرچ کے لیے اس کو مہیا کرنے کے بعد ایکسپینشن چلے جاتے تو ریزلٹس اچھے ہوتے. سر ہم ایک سوال یہ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر رخسار احمد صاحب کہ جتنے بھی وائس چانسلر جب ریٹائر ہو جاتے ہیں, ظاہر ہے وہ اچھی پوزیشنوں پہ ہوتے ہیں, تو کیا وہ اپنی کوئی تحریک, کوئی اپنی تنظیم, کوئی اپنی پارٹی بنا کے اور سیاسی طور پر آ سکتے ہیں آگے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی یہ تو بڑا زبردست قسم کا آپ کا کیا کہوں گا میں, کامیڈی کا ایسا کوشچن ہے یہ کہ ویسے ایک چیز آپ کو بتا دوں. خیر آپ کے کوشچن میں جہاں اگر یہ پہلو ہے تو میں اس کو بڑا پازیٹیو دیکھوں گا کہ جہاں دیکھیے نا ہم کہتے ہیں کہ 60 ایئرس میں لوگوں کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے کہ جب اس کے پاس ایک رچ ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس کے پاس ایک دانش مندی ہوتی ہے, انٹلیکچوئل ہوتا ہے, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت آتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا بیکار کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے تو یس آف کورس میں یہ بات کہوں گا کہ جو وائس چانسلر ہوتے ہیں جب اس پوزیشن پہ جو پہنچتے ہیں وہ لوگ, وہ دیکھیے نا ایک اکیڈمکس میں ایک بہت بڑا ٹائٹل ہوتا ہے پروفیسر. پہلے وہ پروفیسر کے ٹائٹل کو اچیو کرتے ہیں, پھر ایڈمنسٹریشن, پھر اکیڈمکس, انٹلیکچوئل, اور پھر ساری چیزیں مل کے پھر جب وائس چانسلر بنتے ہیں تو یس آف کورس جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تھنک ٹینک, تو وہ واقعی ایک تھنک ٹینک کا حصہ ہوتے ہیں. وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں, جو پالیسیز دے سکتے ہیں ملک کو اچھی پالیسی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وائس چانسلرز کی ایک کمیٹی بنا کر ان سے ملک کی پالیسیز پہ ڈسکس کرنا چاہیے, کوئی بھی حکومت آئے. اور جہاں آپ کا یہ سوال تھا کیٹیگوریکلی میں اس کوسچن کو لوں گا کہ وائس چانسلر ریٹائر ہونے کے بعد کوئی ایسی تحریک, کوئی ایسا وہ, تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی وائس چانسلر جس پوزیشن, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے جو اکیڈمکس کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اکیڈمکس کی خدمت کی ہوتی ہے, جنہوں نے اس پیشے کو اپنایا ہوتا ہے, کہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ پیشہ ہے جو پیغمبر اور نبی والا تھا, کہ جس میں صرف بانٹنے کی بات تھی, علم بانٹنے سے وہ کہتے ہیں نا بڑھتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ یہ ان کا علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو ان کی وہ سوچ نہیں ہوتی کہ جو سیاسی پارٹی میں آنے والے لوگوں کی ہوتی ہے, کہ اس کا وہ سیاسی پارٹی میں آنے کا مقصد صرف اور صرف نام اور پیسہ بنانا اور طاقت کا حصول اور پاور کا حصول. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس چیز سے میں سمجھتا ہوں بہت دور ہوتے ہیں. جہاں تک اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاست ایک انسان کے معاشرے کا معاشرتی دوسرا پہلو ہے, یعنی وہ بھی ایک زندگی کا ایک حصہ ہے, تو یس آف کورس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کوئی ضرور پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جہاں اس طرح کے انٹلیکچوئل سے نہ صرف یہ کہ ان کو پارٹی بنانے کی ضرورت پڑے بلکہ ملک کو فائدہ اٹھانا چاہیے. کوئی سی بھی حکومت ہو, کوئی بھی لیڈر ہو, اس کو کم از کم بجائے وہ اپنے مشیروں اور ان سے وہ ایڈوائزر سے وہ مشورہ لے, میں سمجھتا ہوں اگر ان لوگوں سے اگر پالیسی میکنگ میں یا یہ کہ بھئی اب آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے, تو اگر ان سے مشورہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ملک, اور اگر آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں تو اس طرح کے جو پالیسی میکر ہیں ان میں اسی طرح کے انٹلیکچوئل اس میں حصہ لیتے ہیں. جی سر, اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر رخسار احمد صاحب نے تو تفصیلاً بات کر دی ہے, آپ کیا کہتے ہیں سر اس کے بارے میں؟ محمد رسول جان صاحب. میں ڈاکٹر رخسار صاحب کے بات کو بالکل انڈورس کرتا ہوں, انہوں نے ٹھیک کہا, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ. لیکن میں تھوڑا سا اس کو مزید آگے بڑھاؤں گا. اسی ملک میں ہونا تو یہ چاہیے کہ وزڈم شوڈ فلو فرام دا یونیورسٹی ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. یہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وزڈم شوڈ فلو ٹو دا یونیورسٹی فرام دا پالیٹیشین اینڈ فرام دا ادر سائڈز. پلیز ڈونٹ مائنڈ بٹ دس از دا ہارش ریئلٹی انفارچونیٹلی. میں وائس چانسلر کی بات نہیں کروں گا, میں پروفیسرس کی بات کر لوں گا.
जो लोग प्रोफेसर बन जाते हैं तमाम काबिल एहतराम लोग होते हैं, इनसे काम लिया जा सकता। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये तालीमी इदारे यहाँ इकनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, या पॉलिटिक्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, यहाँ लॉ के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि किसी भी पॉलिसी में या जो कुछ भी फॉरेन पॉलिसी हो या इकनॉमिक पॉलिसी हो या कोई दूसरी लीगल मैटर्स हो, तो यूनिवर्सिटीज़ ये बेहतरीन जगह है कि इनको मशवरा दे सके। तो हम असातिज़ा के लिए और कुछ नहीं चाहते, लेकिन यही इज़्ज़त चाहते हैं कि इनको ऑन बोर्ड लिया जाए मुल्की मामलात में, उनकी जो नॉलेज है इकनॉमिक्स का मामला हो तो हम इकनॉमिक्स के बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर मौजूद हैं। इसी तरह साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो तो साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग जाके और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी बनाए। यूनिवर्सिटी से के पास जाके अच्छे अच्छे साइंटिस्ट है, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स है। हेल्थ की पॉलिसी तो वही लोगों को ले ले, तो इन लोगों को वही इज्जत दे। सुजान साहब, एक सवाल ये बनता है, जिस तरह प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब ने कहा कि ये इनसे मशवरा लिया जा सकता है, उसमें आपने अच्छे तरीके से बात को आगे बढ़ाया, तो क्या बेहतर नहीं है कि हम लोग अगर पॉलिसी मेकर की बात कर रहे हैं तो इनको मेंटोर बना दिया जाए, या फिर इनको जो है सेनेटर्स वगैरह बना दिए जाए, इनकी अलग से कोई काबीना बना दी जाए जो रिटायर होने वाले थिंक टैंक है, खासकर वाइस चांसलर या प्रोफेसर? आप क्या कहते हैं, इस बारे में क्या राय है आपकी? मैं आपको एक बात बता दूं, इस मुल्क में एक एकेडमी है, एकेडमी ऑफ साइंसेस। अताउर रहमान उसके फेलो है, कदीर खान साहब उसके फेलो है, मैं भी उसका फेलो हूँ। 78 लोग हैं जो इसके फेलो है एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज तक हुकूमत ने ये तकलीफ नहीं की कि यहाँ बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हाउस के अपोजिट है, ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हाउस के अपोजिट खामस्टेक है, और उसके पीछे पाकिस्तानी एकेडमी ऑफ साइंसेज है, उसके दाएं तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का तो सबको पता होगा, लेकिन पाकिस्तानी एकेडमी ऑफ साइंसेज का इसमें मौजूद साइंटिस्ट का हुकूमत को पता नहीं होगा। अगर शुरू ये करना चाहे तो मेरे ख्याल में उस एकेडमी से ले ले, दे आर ज्यूज इन दैट एकेडमी। मैं अपनी बात नहीं करता, मैं आई एम a very humble man coming from a very humble background, लेकिन वहाँ अताउर रहमान जैसे लोग, कदीर खान जैसे लोग, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के राना साहब जैसे लोग, बड़े काबिल लोग वहाँ मौजूद है एकेडमी में। तो उनसे एग्रीकल्चर के लोग मौजूद है, केमिस्ट्री के है, मेडिकल के है, यू थिंक ऑफ एन एरिया, आपको एक्सपर्ट मिलेंगे। तो इनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। सही। तो प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि ये सरमाया हम किस तरह रख सकते हैं, किस तरह इनकी बैंक बना सकते हैं? देखिए ना, ये जो मुल्क और कौमें होती है ना, इनको बनने में सदियां लगती हैं, और उसकी वजह यही होती है कि उसकी पॉलिसीज बनती हैं, इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिसी मेकर्स बैठते हैं, थिंक टैंक होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, और फिर चीजें बना करती हैं। पाकिस्तान चूंकि देखिए ना, पाकिस्तान और जो पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनको अभी बनने में ज्यादा अरसा नहीं हुआ, आधी सदी से थोड़ा सा ज्यादा टाइम हुआ है, तो अब इसको भी इस्टेब्लिश होने में हम लोग असल में जो कंपैरिजन करते हैं ना, वो उन कंट्री का करते हैं जो बड़ी इस्टेब्लिश हैं, बहुत पुराने हैं, और हर इदारे की हम उससे कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम चीजें हमारी बेहतर हुई हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुल्क को आगे ले जाने वाले लोग हैं, वो देखिए ना, वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मुल्क की तरक्की में एक होते हैं, उनमें भी जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा बेहतर तौर पे। और ये जो एक मैं कहूंगा कि इलीट क्लास, मैं उसको कहूंगा इस इंटेलेक्चुअल के हवाले से, कि वो लोग हैं कि जो किसी भी मुल्क की सिमत को तय कर सकते हैं, और इन जो आपने बात की इस रिसोर्सेस के फायदा उठाने की, तो हमारे मुल्क, अब जैसे ये जो काम आप कर रहे हैं शाकिर साहब, ये जो काम आप कर रहे हैं बहुत बड़ा जबरदस्त काम है, कि आपने पहले एम्बेसडर्स जो हैं मुल्क से बाहर, जो लोग हमारे खिदमात अंजाम दे रहे हैं, आपने
ان سے ایجوکیشن پہ بات کی اور وہ میں نے دیکھا کہ بڑے وہ خوش ہوئے اور انہوں نے جس طریقے سے کوآپریشن کا آپ کو یقین دلایا اور انہوں نے بتایا کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں اب فرض کر لیں جرمنی کے ہیں ڈینمارک کے ہیں آسٹریا کے ایسے ایمبیسڈر جو ان ممالک میں پاکستان کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کی خوشحالی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ میں ان کو جنگ ہی کہوں گا کیونکہ وہ جو اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں تو انہوں نے جب آپ کو یقین دہانی کرائی کہ اگر جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو فل کوآپریشن دیں گے اور یہ ہمارا کام ہے یہ انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہی کہ یہ ہمارا کام ہے یہ کام کا حصہ ہے اور جب آپ نے یہ ابھی جو کوشش شروع کی ہے سیریز شروع کی ہے کہ وائس چانسلر کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں جہاں آپ ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں وہاں آپ ان سے یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ پاکستان کی پراسپیرٹی اور پاکستان کے آنے والے کل کو ہمارے جو انٹلیکچوئل ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنا کیا اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں یا کس طریقے سے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کی جب کوششیں ہوں گی تو یقیناً ان لوگوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو یہ آپ کی بہت اچھی کوشش ہے میں سمجھتا ہوں اس کو کنٹینیو رکھیں اور اسی طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے وائس چانسلرس ہیں وہ اپنی یونیورسٹیوں کو لے کر آگے یقین بڑھ رہے ہیں تو آپ نے کوئی ایسی کمیٹی بنائی ہے اب کہ جس کے تھرو تمام وائس چانسلر کو اکٹھا کیا جائے اور کوئی آئیڈیاز کی شیئرنگ ہو کوئی بات چیت ہو کوئی نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر ایسا ہے کہ ایک تو نیشنل لیول پہ وائس چانسلر کمیٹی ہے جو نیشنل لیول کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہی چیز کے لیول پہ وہ دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے وائس چانسلر وہ پروونسز ہی میں ملتے ہیں اسی طرح وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ایک دوسروں کے ساتھ کیونکہ مسائل تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں اگر پالیسی امپلیمنٹیشن ہو اس میں مشکلات ہو تو وہ بھی ایک جیسے ہیں کیسے ان مشکلات کو دور کیا جائے اکٹھے بیٹھ کے ملتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بالکل بات آپ کی صحیح ہے کہ نیشنل لیول پہ یہ کمیٹی بھی وائس چانسلر کمیٹی ہے اور پروونشل لیول پہ بھی وائس چانسلر ملتے ہیں یہاں ہم آزاد کشمیر میں بھی 5 یونیورسٹیز ہیں 5 وائس چانسلر ہیں لاسٹ ویک ہم اکٹھے اپنے چانسلر کے ساتھ ملے تھے اور یونیورسٹی کے معاملات ہم نے ڈسکس کیے تھے ہم آپس میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اور چانسلر کے ساتھ اسی طرح جب میں پشاور یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا تو پورے خیبر پختونخوا کے وائس چانسلر میں پشاور یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ انوائٹ کرتا تھا ایکٹ کے ایشو ہوتے اسٹیچوٹ کے ایشو ہوتے یا اسی قسم کے اور کوئی مسائل ہوتے تو ہم اکٹھے بیٹھ کر آپس میں ڈسکس بھی کر لیتے پھر گورنمنٹ کے ساتھ بھی ڈسکس کر لیتے اور جو مسائل کے بارے میں سلوشن ہم کلیکٹیو وزڈم کی وجہ سے وہ حل کر لیتے تھے محمد رسول جان صاحب ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ایک بک بنائی جائے کتاب بنائی جائے جس پہ تمام وائس چانسلروں کی بایوگرافی ہو سوانح عمری ہو تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ وائس چانسلر تھے فلاں فلاں یونیورسٹی کے اور یہ ہمارے ہیروز تھے انہوں نے یہ کام کیے تھے یہ کام کیے تھے کیا اس طرح کوئی جامع کوئی اکمل کتاب بن سکتی ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں محمد رسول جان صاحب جہاں تک وائس چانسلر کی بات ہے تو وائس چانسلر یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں کیونکہ 4 سال کا ٹینیور ہے کچھ یونیورسٹیز میں کچھ میں 3 سال کا ہے لیکن پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کا یہ جو کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں دس از ایئر بک 2018-19 تو جتنے فیلو ہوتے ہیں ان کے بایوگرافی ان کے اسپیشلائزیشن وغیرہ اسی میں آتی ہیں لیکن ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس سائنٹسٹ کی جو لسٹ ہے جو مختلف ایکسپرٹیز ہے مختلف ایریا میں کام کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ اویلیبل ہے چونکہ وائس چانسلر بھی پروفیسر ہی سے وائس چانسلر بنتے ہیں نا تو سیپریٹ ایسی کوئی چیز نہیں ہے بک لیکن ان پروفیسر ان کے نام اگر وہ سائنٹسٹ ہے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہوں گے سوشل سائنٹسٹ ہے تو اس کے ساتھ ریلیونٹ جو منسٹریز ہے یا تو وہاں بھی ہوں گے لیکن اکیڈمی آف سائنسز اس میں بہت زیادہ آرگنائز ہے وہ ہر سال اپنے فیلو کے ان کی بایوگرافی اور وہ ڈیٹیل وہ چھاپتے ہیں صحیح بہت شکریہ سر کوئی پیغام کوئی مشورہ کوئی ہمیں نصیحت کرنا چاہیں اور کوئی آئیڈیا دینا چاہیں کوئی خواب ہمیں بتانا چاہیں ہمارا
जीना और मरना तो पाकिस्तान ही में है और हम में से हर एक अपने तौर पे गवर्नमेंट पे न छोड़े, अपने तरफ पे ये कोशिश करे कि मैं क्या पाकिस्तान को दे सकता हूँ, लेने के बाद न करे कि मैं अपने तौर पे क्या दे सकता हूँ। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, सबसे बड़ी जो चीज़ दी है वो शनाख्त दी है और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हमें दी है और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हर किस्म के मौसम है और हर किस्म के फल है, हर किस्म की फूल है। बस थोड़ी सी नाशुक्री है और ओनरशिप की कमी है, तो मेरे ख्याल में हमें शुक्रगुजार बनना चाहिए और शुक्रगुजारी का मुजाहरा करना ओनरशिप पे और पाकिस्तान को देने के सोच से मेरे ख्याल में हम शुक्रगुजार बन सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम तो मेरा वही है जो मैं अक्सर देता हूं कि पाकिस्तान की तामीर करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें और दिल से करें और जो काम भी करें ईमानदारी से करें। बस यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया, मुफीद मालूमात दी। और सर मोहम्मद रसूल जान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर और वाइस चांसलर आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ पंच, बहुत उम्दा गुफ्तगू की आपने, हमारी रहनुमाई की और हमें आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी अच्छी बातें बताई और साथ में वो मुफीद मालूमात बताई जो हम जानना चाहते थे। आपने बहुत सारी उम्दा गुफ्तगू और लजीज और शीरी गुफ्तगू की, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम्स से शाकिर अली को दीजिए इजाजत, फी अमानिल्लाह।